एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई है कि भारत केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बन सकता है। चाइना प्लस वन ये स्ट्रेटजी तो काम कर ही रही है और हमने देखा है कि केमिकल वाले स्टॉक्स में शरद पिछले 2-3 साल बड़े कमाल के गुजरे हैं। तो जरा बताएंगे कि जो नीति आयोग ने जो मास्टर प्लान जो तैयार किया है केमिकल को लेकर क्या है और कितना बूस्टर वो दे सकता है पूरे सेक्टर को। जी बिल्कुल, ये शायद सबसे पहला पीएलआई स्कीम हो सकता है अभिषेक, जो केमिकल स्पेस में है। हमने ऑटो में देखा री रेटिंग हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा री रेटिंग हुआ, और जब नीति आयोग बनती है तो याद रखिए ये सारे इकोसिस्टम के जो प्लेयर्स हैं सबसे जो है वो बातचीत करके जो है एक पॉलिसी बनाते हैं। फिर ये पॉलिसी जो है पार्लियामेंट के पास जाता है और उसके बाद जो एक्सपेक्टेड रहता है कि ये एक्ट पास होता है। अब क्या होगा, चाइना प्लस वन अभिषेक ने ज़रूर कहा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा कैपेक्स अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं और एक री रेटिंग केमिकल स्टॉक्स में देखने मिल सकता है। लेकिन इस चीज़ में है क्या इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स है, इस पे हमारी नज़र रहेगी। सबसे पहले एक वर्ल्ड क्लास केमिकल हब्स जो है भारत में बनाया जाएगा, और इंटरेस्टिंगली हम बता दें कि पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे स्टोरेज और हैंडलिंग होता है केमिकल्स पे, उस पे भी नज़र होगी। तो ये पूरे सप्लाई चेन के ऊपर जो है ये वाइट पेपर आई है ना। ऑफकोर्स चाइना प्लस वन क्या स्ट्रैटेजी प्ले आउट होता है उस पर भी नज़र रहेगी। ओपेक सब्सिडी, ऑपरेशंस के लिए एक सब्सिडी लगता है, वो सब्सिडी भी केमिकल प्लेयर्स को दिया जाएगा। और टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, केमिकल स्पेस में बहुत क्लियरेंसेज की जो है रूल्स होती हैं और उस पर फोकस रहेगा। और ऑफकोर्स टैलेंट और स्किल अपग्रेडेशन रहेगी। कुछ टारगेट्स है 2030 के, मैं बताता हूँ कि नेट जीरो इंडिया ट्रेड बैलेंस रहेगा, 5 से 6% प्रोडक्शन शेयर आ सकता है ग्लोबल वैल्यू चेन में। और याद रखिए जो 220 से 280 बिलियन डॉलर का इंडिया प्रोडक्शन देखने मिल सकता है। 65,000 करोड़ का एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी आएगा ओपेक स्कीम में। बस ऑफकोर्स इंडिया चाइना की कंपैरिजन करें तो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स में अभी भी 7 से 8 गुना का जो है फ़र्क देखने मिल रहा है। लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि जो 3.5% कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ के 10 से 12% हो सकता है भारत के केमिकल मार्केट के कंजम्पशन का। अभिषेक, तो मार्केट साइज जो अभी 220 बिलियन डॉलर का, ये 1000 बिलियन डॉलर हो जाएगा, 1000 का हो जाएगा 2040 के लिए। काफी अग्रेसिव टारगेट है, बड़े अग्रेसिव टारगेट है। और एक और चीज जो उसमें आ रही है कि इसके जरिए 7 लाख नए रोजगार के मौके पैदा होंगे। जी बिल्कुल, ये भी काफी सॉलिड है। तो जरा इसको समझते हैं और अच्छा शरद, उसके पहले जरा आप ये बता दीजिए कि ओपेक सब्सिडी क्या है। आपने ओपेक सब्सिडी का जिक्र किया। ओपेक्स ऑपरेशनल, ओपेक्स उसको बोलते हैं, ऑपरेशनल सब्सिडी। जो जैसे ऑपरेशंस होता है केमिकल कंपनीज का, उसको हाई वर्किंग कैपिटल बिजनेस रहता है केमिकल कंपनीज का, तो उसको कट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए ओपेक सब्सिडी आती है। लेकिन ओपेक सब्सिडी से एक फायदा भी है, 3 लाख करोड़ रुपए का एनुअल टर्नओवर आएगा अगले 5 साल में अगर इस इंसेंटिव्स को लिया जाता है। तो अभिषेक देखिए ओपेक सब्सिडी कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। यानी कि अगर आपको किसी सेक्टर को स्टिमुलेट करना हो, सरकारी सपोर्ट अगर मिल जाए तो फिर वो मजा ही आ जाए। और केमिकल सेक्टर एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे यहां से खड़ा है। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि चाइना का कहीं विकल्प बनने की हम कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी भी स्केल छोटा है, मार्केट साइज छोटा है, लेकिन आगे के जो टारगेट है वो काफी ज्यादा सरकार ने एग्रेसिव सेट किए हैं। और निश्चित तौर पर इस सेक्टर में पैसे बनेंगे आपके लॉन्ग टर्म में भरपूर। कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे, जरा इसको लेकर विस्तार से चर्चा करते हैं। केमिकल इंडस्ट्री के एक्सपर्ट अजय जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। कैसे देख रहे हैं आप केमिकल सेक्टर को और कितनी पोटेंशियल यहां से है? सरकार से अगर पीएलआई की स्कीम अगर आती है, अगर इंसेंटिवाइज किया जाता है, सब्सिडी का सपोर्ट मिलता है, तो किस तरह के ग्रोथ के मौके आप देख रहे हैं और सबसे ज्यादा कौन से सेगमेंट में फायदा होगा? जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आई थिंक ये नीति आयोग की जो रिपोर्ट अभी आई है, 2 मेन मोटे मोटे इसके आउटकम हम लोग ले सकते हैं। एक तो मेक इन इंडिया फॉर इंडिया, जो कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की थीम पे। सो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की थीम पे जो प्लेयर्स अग्रेसिवली केपेक्स करेंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उनको काफी अच्छा फायदा यहाँ देखता हुआ मिल सकता है। जैसे कि दीपक नाइट्राइट हो गया, दीपक फर्टिलाइजर हो गया, चंबल फर्टिलाइजर हो गया, कोरोमंडल हो गया, हमारी अमाइंस कंपनीज हो गई, बालाजी अमाइंस, अल्काइल अमाइन, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, इनकी जो केमिस्ट्रीज हैं, वो 100% इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन थीम पे हैं। ये उन प्रोडक्ट पे काम करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को इंडिया में बनाते हैं जिन पे इंडिया ट्रेडिशनली काफी ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट रहा है। दूसरा जो इस नीति आयोग की रिपोर्ट का मोटा मोटा आउटकम है, वो है मेकिंग इंडिया एज अ ग्लोबल एक्सपोर्ट हब। जैसे फार्मा में इंडिया ने करा है इन द लास्ट 2 डेकेड्स, इंडिया हैज कम आउट टू बी द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो उसी तरीके से केमिकल सेक्टर में भी अब काफी ज्यादा पुश आ रहा है कि अभी चाइना एक लोन वॉरियर है जो ग्लोबली सब कंट्रीज को केमिकल सप्लाई करता है, इंक्लूडिंग इंडिया। बट चाइना के सब्सटीट्यूट के तौर पे अब इंडिया को
इंडियन गवर्नमेंट डेवलप करना चाहती है, जो कि बहुत ही अच्छा मूव है हमारे लिए। सो एक एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, चाहे वो ऑपरेशनल सब्सिडीज हो, चाहे वो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो एक्सपोर्ट करने के लिए, या फिर एफटीएज या ट्रेड अग्रीमेंट्स हो, उन सब पे एक होलिस्टिक व्यू इस नीति आयोग की रिपोर्ट से आया है। सो कंपनीज जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस में काम करना चाहती है, इसमें पर्टिकुलरली अगर ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती हैं तो बैटरी केमिकल की कंपनीज को काफी फायदा मिलेगा, ऑयल एंड गैस केमिकल एक्सपोर्टर्स को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। तीसरा, हमारे पर्सनल केयर केमिकल्स की कंपनीज गैलेक्सी, रोजारी, फाइन ऑर्गेनिक्स, इनको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। एग्रोकेमिकल एक्सपोर्टर्स को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा, इसमें शारदा क्रॉप कैम्प हो गया, यूपीएल हो गया, इनको काफी अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। सो ऑल एंड ऑल बहुत अच्छा होलिस्टिक व्यू इन्होंने दिया है इस बार, एंड आई होप वी इम्प्लीमेंट इट। गुड मॉर्निंग अजय। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि करंट लेवल्स पे ऑफ कोर्स नीति आयोग का जो हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट वाले स्टॉक्स आपने बता दिया, लेकिन इसके अलावा भी जो करंट लेवल्स पे, बिकॉज क्या होता है कि केमिकल स्पेस में जो है डेली अपडेट्स आते हैं प्राइसिंग का, और ऑफ कोर्स बहुत सारे मूविंग फैक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे करंट लेवल्स पे कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं फंडामेंटली, जहाँ पे आपको लगता है कि एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है बिजनेस वाइज? जी, बिजनेस वाइज डेफिनेटली डोमेस्टिक एग्रो केमिकल कंपनीज जो हैं, बिकॉज सीजन बहुत अच्छा जा रहा है, फ्रेश डिमांड आ रही है, तो एग्रोकेमिकल कंपनीज जो इंडिया में ही बेचती हैं अपना माल, जैसे कि धानुका, इंसेक्टिसाइड इंडिया, सुमिटोमो, बायर, इवन रेलिस, इन सब के लिए काफी अच्छा ये साल जाने वाला है। दूसरा, हमारी कंपनीज लाइक जुबिलेंट इंग्रेविया, जो मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि यूनिक केमिस्ट्री है, तो मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, उनके लिए ये साल काफी अच्छा जाने वाला है। हाउएवर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस में जो एग्रोकेमिकल कंपनीज हैं, एटलीस्ट अगले 6 से 8 महीने उनके लिए टफ बने रहेंगे। साथ ही साथ एक और सेगमेंट जिसमें मुझे लगता है कि थोड़ा प्रेशर बना रहेगा, वो होने वाला है रेफ्रिजरेंट गैसेस का। तो इसमें एसआरएफ नवीन के ऊपर प्रेशर बना रहेगा, क्योंकि चाइना से ऑलरेडी रेफ्रिजरेंट गैसेस के प्राइसिंग में गिरावट आनी शुरू हो गई है। बट एग्रोकेमिकल सेक्टर काफी ज्यादा फ्लरिश करेगा डोमेस्टिकली। ठीक है अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सीधे